कभी खुशी कभी गम, सूरज हुआ मध्यम, यू आर माई सोनिया, वंदे मातरम। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि हफ्ते में मैंने उनमें से कोई एक गाना ना सुना हो आज भी। उस्ताद राशिद खान साहब का फैन था, तो मुझे जब मौका मिला मैंने सोचा यस उनको अप्रोच करना चाहिए। संदेश भाई ठीक है, गीत तो मैं गा दूंगा, लेकिन आपको पता है मैं क्या चार्ज करता हूँ। खान साहब उनका बजट तो हमारे प्रोड्यूसर्स का नहीं है इतना, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकता हूँ? मैंने बोला खान साहब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। उस्ताद सुल्तान खान साहब मेरे गुरु हैं, गुरु रहे हैं। उनसे सीखना तो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, पर उनके साथ काम करने को मिल जाए। इसकी शुरुआत हुई 2000 में उस गाने की, करेक्ट, पिया बसंती। पिया बसंती। वो गाने का वीडियो, दोनों एक्टर्स, उस्ताद की आवाज, चचा जी की आवाज, एक अजीब सा जादू कर दिया था। खान साहब की आवाज, वो जब पहला ही नोट लगाते ना तो वहीं से पार हो जाते हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि अगर मांगना है तो इश्क मांग। इन गानों के पीछे कितना खूबसूरत स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है, जो सुनकर समझकर आपकी जिंदगी में सच में बदलाव आ सकता है। मैं गया, गाने का पिक्चराइजेशन देखा, मैंने बोला आके यार मुझे लग रहा है कि गाने के बोल चेंज कर दो। वो शूट उस पे हुआ है पर गाना ये आया है। और हमने वापस उसको रिकॉर्ड करके मास्टरिंग में भेज दिया। अब अगर आप देखेंगे कि पिक्चराइजेशन हुआ है, मैं साथ समझ, वो लिप सिंक थोड़ा अलग है। अब देखिए ना सर, मतलब ऐसा ही था कि अब जैसे आपने जो दोनों गानों के पीछे के जो छोटे छोटे किस्से शेयर किए, अब जब ये किस्से लोगों तक पहुंचेंगे, अब जब वो गाना सुनने जाएंगे, उनके लिए वो गाना थोड़ा सा अलग हो चुका होगा। एक ऐसे शख्स जो अपने आप में म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत बड़े जीनियस हैं, मिस्टर संदेश शांडिल्य। आपके लिखे गाने, आपके बनाए गाने, कंपोज किए गाने, लिटरली कहूँ तो 2001 से या 2000 के टाइम से 24 साल से एंटरटेन किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा किन गानों की बात कर रहा हूं मैं। स्लो एंड स्टेडी, सब सीधे एक साथ नहीं ना दे देंगे, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है मेरे पास, मैं जानता नहीं कि आपकी शुरुआत वहां से हुई थी या नहीं हुई थी, पर पहला गाना जो मेरे दिल को छू गया था, जो आपके अंदर से निकला था, जो कहीं ना कहीं, चलो मैं उस गाने की तरफ बढ़ूं उसके पहले, ऐसा कहते हैं हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक गुरु होता है। हर आर्टिस्ट कंपल्सरीली एक गुरु होता है जो उसे सिखाता है, सही रास्ते पे दिखाता है। आपके भी वो गुरु हैं, थे उस्ताद सुल्तान खान साहब। जी, उस्ताद सुल्तान खान साहब मेरे गुरु हैं, गुरु रहे हैं। उनसे सीखना तो अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, पर उनके साथ काम करने को मिल जाए, इससे बड़ी तो और क्या ही बात हो सकती है। जी। और यही शुरुआत हुई 2000 में उस गाने की, करेक्ट, पिया बसंती। पिया बसंती। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके जहन में वो गाना बस चुका है कि पिया बसंती रे काहे सताए आजा। वो कैसा एक्सपीरियंस था सर के साथ काम करने का? वो हुआ यूं कि जब मैं उनसे सीखता था और वो कुछ गाते थे, तो मुझे आधे टाइम तो उनकी आवाज में खो जाता था। तो मैंने कहा एक दिन, मतलब उस वक्त मुझे रिसेंटली एक एल्बम ऑफर हुआ था सोनी म्यूजिक से, तो उन्होंने कहा था आपको जो करना है वैसा कीजिए। तो मैंने खान साहब को पूछा कि क्या आप गाएंगे मेरे लिए? तो गुरु भी थे, दोस्त भी थे, इसे हाँ बेटा चलो गाते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैंने सोचा कि खान साहब के लिए एक सॉन्ग कैसा होगा, तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, बिकॉज मैं उनके साथ काफी रहता था। एक तो सिखलाई होती है कि वो आपको कुछ सरगम बताते हैं, कुछ म्यूजिक बताते हैं, वो बहुत छोटा पार्ट होता है। और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सिखलाई का, वो होता है उनके साथ रहना, उनके जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखना। और अब मैंने सोचा कि ये जो शख्सियत है, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे चलते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका फेस ऐसा है, तो वो जब गाएंगे तो कैसा साउंड होगा। तो वो मैं एक राइटर के साथ बैठा हुआ था, वो हाथरस से आए थे नए नए, खिलेश शर्मा। तो उन्होंने कुछ लाइनें मुझे लिख के दी, तो मुझे पिया बसंती वो लाइन कहीं दूर 10-12 लाइनों के बाद लिखी हुई दिखाई दी। मैंने बोला ये लाइन उठाते हैं, और फिर वो उसको वैसे ही खान साहब का चेहरा सोचा, और फिर जो पिया बसंती रे, वो वैसे ही आने लग गया, और वो गीत बन गया। क्या बात है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स इन लास्ट 20-24 इयर्स, आई कैन सेफली। चित्रा जी की आवाज भी है उसमें। जी, फिर चित्रा जी को हमें लगा कि उसमें एक और थॉट था कि प्यार, अगर कोई 18-20 साल का इंसान प्यार करता है, तो उसमें एक इनोसेंस होती है, उसमें बहुत सारा एंथुसियाज्म होता है, बहुत सारी बेवकूफियां होती हैं। और एक 60 साल की उम्र में जब कोई उससे आप पूछे कि मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, तो वो पूरा स्टार्ट टू एंड बताएगा। तो मैंने सोचा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर ये एक साथ गा रहे हैं तो कैसा लगेगा।
फिर हमने सोच के चित्रा जी को वाह! रिक्वेस्ट किया एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं गाऊंगी एंड फिर पिया बसंती रहे सॉन्ग बना और एल्बम बना। और वो हम सबके दिल में रह गया हमेशा हमेशा के लिए। जी चित्रा जी के बारे में पढ़ रहा था, चित्रा जी ने आज तक अपनी ज़िंदगी में 11,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। जी 11,000 गाने, इतने गाने मैंने सुने भी नहीं आप हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो वाह! मस्ट हैव बीन एन एक्सपीरियंस। क्या आपका शुरुआत यही थी इसी गाने से? पहली बार ही मुलाकात हुई थी और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था चित्रा जी का। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं वो ये कह दिया है, और वो इलैयाराजा सर के कितने सारे गाने उन्होंने गाए हुए थे, तो मुझे लग रहा था वो उनसे मिलूंगा भी कि नहीं कभी। तो फिर जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बात की और वो बॉम्बे आई। जब वो आई और खान साहब को मिली, खान साहब के पैर छुए, तो ऐसा लगा कोई बच्चा आया है और वो डरा हुआ है। तो मैं चौंक गया, मैंने बोला जो इतना गुणी है, जिसके लोग दीवाने हैं जिसकी आवाज के, और वो चित्रा जी इतनी हम्बल, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और जब वो, अब मुझे लगा यार ये तो इतना शर्मा रही है और ये माइक पे जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। वो माइक पे गई तो शेरनी की तरह। बेहद खूबसूरत। वो गाने का वीडियो, दोनों एक्टर्स, उस्ताद की आवाज़, चित्रा जी जी की आवाज़, एक जी अजीब-सा जादू कर दिया था उस अजीब गाने सा ने कहीं जादू कर पर। दिया है। वो जादू आज भी जब भी सुनता हूँ मैं वो जादू। आपने इसके पहले कोई और गाने बनाए थे? मैंने 2 एल्बम और किए थे। हाँ। तो जो सबसे पहला एल्बम था वो उदित नारायण जी का एल्बम था, और वो विंग्स म्यूजिक कंपनी के लिए था। तो उससे मुझे ब्रेक मिला और फैज़ अनवर जी ने वो एल्बम लिखा था पूरा। उन्होंने मुझे मिलवाया भी था उस प्रोड्यूसर से, उनसे प्रकाश रोहरा जी से। उसके बाद वो एल्बम चल गया। उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उसका नाम था एल्बम का आई लव यू। अगर आप उन्होंने वैलेंटाइन डे पे उसको रिलीज किया था कि अगर आप प्रपोज नहीं कर सकते तो ये एल्बम दे दो। ये बात है 1998 की। हुँ। उसके बाद वो एल्बम, मुझे उदित जी मिले एक दिन, उन्होंने कहा देखो एल्बम आप जाओ राजश्री प्रोडक्शंस पे फोन करो और जाओ, वहाँ पे राज बाबू हैं सूरज जी के फादर, उनको मिलो, वो उनको ये एल्बम बहुत पसंद है। मैंने वही किया और फिर जब मैं मिला उनसे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे लिए एक एल्बम बनाइए। तो वो हमने किया प्यार के गीत एल्बम, हुँ। शुभम उद्गत शुभा जी के साथ। मुद्गल। उसमें गाने थे रंगीलो मारो ढोलना, प्यार के गीत गीत सुना सुना जा जा रहे। रे। तो वो एल्बम सोनी म्यूजिक मार्केट कर रहे थे। तो देन सोनी म्यूजिक के वहां से मुझे फोन आया कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। तो मैंने बोला मेरे कुछ मन में है, तो बोले हाँ जो आपके मन में वो कीजिए। तो वो पिया बसंती था थर्ड एल्बम। बस उसके बाद फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। अगले ही साल 2001 में आई थिंक जी कभी खुशी कभी गम कभी कभी हुआ। आपके वो वाले सारे गाने, मतलब आई डोंट इवन रिमेंबर कि हफ्ते में कोई भी एक साथ गया हो कि हफ्ते में मैंने उनमें से कोई एक गाना ना सुना हो आज भी, इंक्लूडिंग सूरज हुआ मध्यम। थैंक यू। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स। द मैन बिहाइंड सूरज हुआ मध्यम, लेडीज एंड जेंटलमैन। सूरज हुआ मध्यम, यू आर माय सोनिया, वंदे मातरम। उस हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फॉर कभी खुशी कभी गम? इट वाज अ बिग लीप। जब मैं ये काम कर रहा था जो आप नाम ले रहे हैं, तब मुझे लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ 100% मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि वो मैंने नहीं किया, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। एक 0.001% एक कतरा भी उस सारे काम का मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया। तो ये बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैंने, अब आप मुझे पूछ रहे कि वो क्या से हुआ कैसे हुआ, तो मुझे कुछ टेक्निकल बात ही बता पाऊंगा। वो भी मैं भी एक दर्शक की तरह देख रहा था उन चीजों को होता हुआ। मैं समझ गया आप जिस तरीके से जो बात आप कहना चाह रहे हैं, वो आपकी एक इंटरव्यू मैंने और भी कहीं सुनी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि तब से मेरा मन था कि एक बार आपके साथ बैठ के ज़रूर बातें करनी है। कि जैसे आपने कहा कि आप नहीं कर रहे थे, वो सब हो रहा था। जी सो असल में देखा जाए तो बात यही है ना कि हम इल्यूजन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, कि असल में हम, जैसे मैं परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे, सो आई ओनली रिमेंबर गोइंग ऑन स्टेज एंड कमिंग ऑफ स्टेज। जी आई डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड ऑन स्टेज। वो घंटा 2 घंटा क्या होता है आपको कुछ नहीं पता होता। तब तो आप बस चल के जाते हो फिर आते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो आपके साथ भी आई एम श्योर वैसा ही कुछ वैसे ही समय हो रहा था। हो रहा था। पहले नहीं पता था, अब पता है। तो अब मैं देखता हूँ अभी आज कहाँ जाना है, अभी ऊपर देखता हूँ आज कौन सी
कौन सा गीत आप कंपोज करने वाले हो? बिल्कुल सही बात है सर। और कई बार कहता हूँ कि नहीं फिर से कंपोज करो, मजा नहीं आया। मजा जो गीता में कर्ता दृष्टा बताया गया वो बस यही है कि हमें लगता है कि हम कर्ता हैं, असल में हम सिर्फ दृष्टा हैं, बैठे हैं, सब हो रहा है अपने आप। बहुत सर आप एक सा ना मतलब थैंक यू फॉर दिस, बहुत सालों बाद किसी एक ऐसे शख्स से मिला मैं जो ये बात इतने अच्छे से समझता है। और मुझे लगता है कि ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि एक पागल ही दूसरे पागल के का हाल समझ सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ में खुल के बात कर सकता हूँ। आज फिर हम यही करेंगे, आज हम खुल के जो दिल में बातें हैं वही करेंगे। ये रही जो मैं सोच के लाया था चीजें सब हटा दी गई हैं साइड में। बाप रे, सिर्फ बातें ऐसे ही करेंगे। जब भी हम बातों बातों में निकला था सूरज हुआ मध्यम की बात, और उसकी वो आखिरी एक लाइन की चर्चा हम कर रहे थे। मैं चाहता हूँ आप जरूर ऑडियंस को उसके बारे में बताएं। जी, तो सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग अनिल पांडे जी जो हमारे राइटर हैं उन्होंने लिखा। अंतरे में कहीं जाके सोच रहे थे कि क्या किया जाए, इसको कैसे लिखा जाए, इसमें और क्या ऐड किया जाए। तो उसमें काजोल की एक लाइन, अंतरे में एक लाइन आती है कि ओ माहिया वे तेरे इश्क में हाँ डूब के पार हो रही हूँ सनम। तो उन्होंने कहा संदेश एक काम करते, मैंने इसमें कुछ अलग सोचते हैं वो। तो मैंने उनको कहा कि बाबा बुल्ले शाह जैसा कुछ सोचा, तो उन्होंने तुरंत लिख दिया कि खुसरो साहब, सॉरी अमीर खुसरो साहब के जैसा उन्होंने लिख दिया। तो उन्हीं की कुछ बात को अपने ढंग से कह दिया कि वाह। वो बात कुछ यूं थी कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया पर जो डूबा सो पार। सो वे माहिया तेरे इश्क में हाँ डूब के पार हो रही क्या हूँ। बात है। इन गानों के पीछे कितना खूबसूरत स्क्रिप्चर है, लिटरेचर है, जो सुनकर समझकर आपकी जिंदगी में सच में बदलाव आ सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। जी जी, तो आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं सर, धीरे धीरे लोगों तक वो बातें पहुंचा रहे हैं। कोई कर रहा है। स्लो एंड स्टडी चलती चली जाएगी। जब भी मैं खुसरो साहब की बात आप किसी को बताता हूँ ना, तो मैं एक एग्जांपल जरूर देता हूँ। मैं आपको भी बताना चाहूंगा एग्जांपल कि इमेजिन कीजिए कि आपको प्यास लगी है, जी बहुत जोरों की प्यास लगी है, जी अंदर से गला पूरा खराश में हो चुका है, पानी कहीं नहीं है आसपास, इतनी जोरों की प्यास लगी है। तब मैं आकर आपको कितना भी समझा लूं कि संदेश जी पानी गीला होता है, पानी पीने से तरावट आती है, सही पानी शीतलता देता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप पानी पिएंगे नहीं। प्रेम बिल्कुल वैसा ही है कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, सीख लो, सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें डूबना पड़ता है, तब जाके प्रेम थोड़ा सा समझ में आ पाता है, जो आपने उस गाने में लोगों तक पहुंचा ही दिया। थैंक यू। धीरे धीरे फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ती चली गई सर, फिर चमेली हुई, और न जाने कितने वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जिसमें भी शायद उस्ताद के साथ आपको फिर से काम उस्ताद करने राशिद खान साहब जी करने का मौका मिला। मैं आ रहा था जब भी मिट के आओगे, जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। ये गाना 14 साल पहले लिखा गया था। जी, ये तभी की बात है जब मैंने आपको कहा कि मेरा फर्स्ट एल्बम मुझे मिला था, तब तक ये गाना बन चुका था। 98 99 में 94 में बन चुका था। तब से लेके रिकॉर्ड हुआ 2004 में शायद 4। और तब भी इसके लिरिक्स कुछ अलग थे आई थिंक पहले। जी, बाद में काफी पॉलिश किया उसको। एंड इम्तियाज साहब के साथ आप दूसरी बारी काम कर रहे थे। दूसरी बार का वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट स्टोरी टेलर्स इन द कंट्री राइट नाउ। यस यस यस, वो भी बहुत पढ़े लिखे इंसान है इन टर्म्स ऑफ शायरी और सूफी कलाम। उन्होंने काफी पढ़ा है। सोचा न था से शुरुआत हुई थी, पहली पिक्चर थी आई थिंक उनकी सोचा न था। उनकी सोचा न था पहली। मेरा उनके साथ पहला कनेक्शन ही सोचा न था से जुड़ा। क्या बात है। एंड इन इस दौरान आपको इम्तियाज साहब के साथ साथ इरशाद कामिल जी के साथ भी काम करने का कंटिन्यूस मौका मिलता रहा। जी 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 बिल्कुल। वो तो जो लिखते हैं वो तो कहीं आपको छू ही जाता है, इरशाद कामिल साहब की राइटिंग। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो नया एल्बम अभी अभी आने वाला है जिसमें भी इरशाद कामिल साहब इन्वॉल्व है। इरशाद जी ने एक गाना लिखा है इसके अंदर भी। सर इसी एल्बम के बारे में थोड़ा सा जरूर मैं पूछना चाहूंगा। मैंने 2-3 दिन से मैं आपके ये 9 के 9 सारे गाने सुन रहा हूँ जी। पहला तो मेरा सवाल है, आई माइट बी रॉन्ग हियर, ये आप ही बता पाएंगे कि यहाँ पे ये 9 गाने ही क्यों हैं? ये कहीं वो 9 रस से तो हम नहीं, पहले 7 गाने थे। अच्छा फिर हमारे जो दोस्त हैं रोहित सोपती जी,
उन्होंने कहा संदेश भाई 2 गाने और ऐड कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। मुझे ना कोई चाहिए होता है, कोई डायरेक्टर चाहिए होता है डायरेक्ट करने के लिए। तो मैं अंदर डूबा रहता हूँ और मैं अपना उसमें घूमता रहता हूँ, और कोई मुझे बोलता है यहाँ से एक और बनाओ या जो भी है ऐसा ऐसा, और मैं पूछता रहता हूँ ठीक लग रहा है, हाँ जी हाँ जी। इस तरह से कुछ आगे बात बढ़ते बनती है। तो उन्होंने कहा कि 9 सॉन्ग्स रखते हैं। तो एक सॉन्ग 8th सॉन्ग वो एक्चुअली अपने आप बन गया। वो इस तरह से बना कि मैंने न्यूज़ पढ़ी थी सुनीता विलियम्स का, कि वो स्पेस में वो फंस गई है। फंस गई हैं। तो मुझे बहुत बहुत पीड़ा हुई अंदर से। तो मेरे दिल से निकला कि यार गॉड प्लीज डू समथिंग, कुछ करो आप। और ये सोच के एक मन से प्रेयर निकली, तो वो एक प्रेयर सॉन्ग है। तो उसका नाम है अ कैंडल ऑफ होप। तो वो ये जो मेरी असिस्टेंट बैठी हैं, तो उनको मैंने बोला कि आप ये एक लाइन गाओ। तो उन्होंने गाया, और उसके बाद फिर वो चीज़ जुड़ती चली गई। मतलब उसमें और भी आर्टिस्ट हमारे जो इस पूरे एल्बम के जो बाकी सिंगर्स हैं वो जुड़ते चले गए, और वो एक कैंडल ऑफ होप जो है वो एक प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा कि यार अभी 8 हो गया, एक गाना और बनाते हैं जो हिमालयन हार्मनीज हमारे बैंड का नाम है, वो आना चाहिए। तो फिर वो हिमालयन हार्मनीज, वो तो जो फास्ट बीट है दैट टुक मी टू अनदर लेवल। जी जी, वो तो इस तरह से वो थोड़ा ईडीएम ट्रैक है। एक तो सर ये नाम कैसे आया हिमालयन हार्मनीज, स्पेसिफिकली व्हाई हिमालयन तो हार्मनीज? अगर आप नोटिस करें कि मेरे सॉन्ग्स, हमारे सॉन्ग्स बहुत सारा पहाड़ों का एक फील आता है। चाहे पिया बसंती हो, चाहे आओगे जब तुम साजना हो, और मुझे पहाड़ों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। तो हिमालय, मैंने सोचा कुछ हिमालय को लेके सोचते हैं। तो हमारी टीम के एक बहुत यंग सदस्य हैं राघव। तो उन्होंने, राघव सोपती, उन्होंने कहा कि देन हम इसको फिर हिमालयन हार्मनीज क्यों ना रखें। तो मैंने बोला आप कोई चेंज नहीं कर रहा, ये रखें। हिमालयन हार्मनीज इट इज। आपको पहाड़ों से इतना प्रेम है, आप पले बड़े कहाँ पर हैं सर? मैं पला बड़ा तो आगरा में हूँ, हाँ। और आगरा से बॉम्बे आ गया, तड़प रहा हूँ कब जाऊँ हिमालय में रहने के लिए। पहाड़ों की खूबसूरत बात यही है, वो कभी ना कभी आपको वापस बुला ही लेते हैं। तो शायद खींच ही लेगा आपको। हाँ, शरीर इधर है, बाकी तो खींचा हुआ है पूरा। मुझे अच्छा ये लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कि आपके इस एल्बम में 5 राइटर्स, 15 सिंगर्स, म्यूजिशियंस जी बहुत। और एक फार्मर है। फार्मर, यस, मे बी आप कह सकते हैं एक सीनियर फार्मर। अब वो हम लोग सारे एक गुड वाइब्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एल्बम का नाम भी हार्वेस्ट है। कि जैसे बीज बो दिया था, फसल आई है। सबने मिलके, हाँ, सब मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे अब एक सीनियर फार्मर जो कहता है ना, "अरे वो पौधा वहां लगा दो भाई", वो खड्डा खोद के लगा दिया, हाँ आप चलो तुम वो पानी डाल दो, वो काम मेरा वही हो रहा है। कर वो रहे हैं, मैं खाली ऑर्डर दे रहा हूँ। वाह, नाम तो बहुत अच्छा लगा मुझे सच में, हार्वेस्ट भी एंड हिमालयन हार्मनीज भी जी एट द जी। सेम टाइम। सो मेरा सबसे पहले, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मैंने 9 के 9 गाने सुने हैं। सबसे खूबसूरत बात थी सर वो 9 के 9 गानों में कि लिरिक्स एंड म्यूजिक वाइज बहुत ही ओल्ड सोल टाइप के हैं, जी, पर बीट और म्यूजिक के साथ बहुत ही नया टच भी है। नया टच भी है। जी जी। तो एक अजीब सा फ्यूजन है जो आपको सुकून सा दे देता है। अजीब सा फ्यूजन है। और उसमें भी हमने एक लाइन, लिरिक्स चुराए हैं। बहुत पुराना कोई फोक लाइन है, अखियां नु रहन दे, अखियां दे खोल खोल खोल। खोल क्या। वो रेशमा जी ने गाया हुआ है बहुत। तो मुझे वो चाहिए था, वो लिरिक्स चाहिए था। मैंने बोला इस लिरिक्स को मैं भी कंपोज करके देखता हूँ। तो हमने उसके आगे पीछे कुछ लिखा है और उसको डाल दिया। सॉन्ग बना दिया है कि भंवरों ने जब जब फूलों को है छुआ, शायद फूलों ने मांगी थी यही दुआ। वाह, तो ऐसा करके, और वो गीत बहुत खूबसूरत क्या मुझे बात है। लगता है बन गया है। मेरा फेवरेट गाना पता है आपको एल्बम से कौन सा है? जी। मिस्री की डली। ओह वाह। बाकी 8 गानों से वो बहुत अलग गाना है। वो आपके सब्जेक्ट का है ना, सूफी है वो।
वो बहुत अलग गाना है, उसमें एक अजीब सा सुकून है। तो आई सजेस्ट एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, 9 के 9 गाना आपको सुनने चाहिए, मिस्री की डली स्पेसिफिकली। एंड अगर आपको थोड़ा भी ईडीएम और अच्छी बीट्स में इंटरेस्ट है, हिमालयन हार्मनीज का द टाइटल ट्रैक ये जो वो आता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ओ एल्बम्स। हिमालय, इट्स कॉल्ड ओ हिमालय, Oh Himalaya. One of the finest albums in like a decade, I would say. So please go and check it out right now. Plus, the genius himself has made it, so why not? ये पूरे हार्वेस्ट किए हुए 9 के 9 गाने में आपका फेवरेट कौन सा है? वो है आज फिर से नैना बरसे। फर्स्ट सॉन्ग। मैं अगर कहूंगा कि हाँ, गॉड आपने जो भी सॉन्ग्स बनाए हैं, मुझे ये पसंद है उससे। ये तो बच्चों में से चुनने वाली बात हो हाँ। गई। हमको ये भी समझ नहीं है क्या अच्छा है, लेकिन बच्चों में से किसी को नहीं चुनना चाहिए, वरना आपके असिस्टेंट पीछे बुरा मान जाएगी। नहीं, पहले मैं ऐसा सोचता था कि ये सभी हमने मेहनत से बनाए हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, बड़ा मुश्किल है इसमें चूज करना। तो अब धीरे धीरे ये जो मन में जो आता है पहला कि नहीं नहीं ये ठीक लग रहा है, तो अभी मैंने बोल दिया। हो सकता है 1 महीने बाद जनरली मैं जो गीत बनते हैं अ, वो उसके बाद मैं सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खोज वापस शुरू हो जाती है कि अब क्या हो, वापस सीखना शुरू कर देता हूँ, इंस्पायर होना शुरू कर देता हूँ। जी, एक के बाद अब अगले गाने की तरफ चल देते हैं। ऑलरेडी मैं अगले वाले उसमें जा चुका हूँ मोड में कि आगे क्या करना है। आई फील वेरी सिमिलर, मैं भी काफी हद तक ऐसे जी ही हाँ। करता हूँ। मुझे लगता है हर एक जिसको, क्योंकि कुछ है नहीं, सिर पैर नहीं है, तो बस आगे बढ़ते चलो, आगे एक बढ़ना के है। बाद एक। सुभाष घई आपको पसंद है? वैसे तो फिल्म मेकर मैं पूछना चाहता बहुत हूँ बहुत। आपसे। तो सुभाष घई साहब की एक बहुत खूबसूरत बात ये थी कि वो अपनी हर पिक्चरों में एक हल्का सा कैमियो खुद कर दिया करते थे। जी जी, एक सीन के लिए ही सही पर आ जाया करते थे। जी, यू नो वेयर आई एम गोइंग विद हाँ, दिस। जी। आपके 9 गानों में से 8 गानों के वीडियोस देखे मैंने। आई थिंक एक का भी वीडियो बन रहा है, ओ हिमालय का, या बना नहीं है हाँ, अभी। वो हिमालय के। तो मैंने 8 के 8 वीडियोस देखे। हर उसमें कहीं ना कहीं एक आप साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। वो दीपक रावत जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सारा थॉट सोचा है, और उन्होंने मुझे कहा डोंट वरी। मैं थोड़ा सा भाग रहा था, उनके डोंट वरी, आप थोड़ा देर के लिए आएंगे, आप ट्रस्ट मी, ऐसे दो के। और अभी हालत ये है कि अब मैं जो गीत हैं वो बिना वीडियो के देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो वीडियो के साथ इतना खूबसूरत लगता है। सो ट्रू। तो अब मैं बिना वीडियो के देखता हूँ, मुझे लगता है कुछ अधूरापन है। तो सोचिए ऐसे डायरेक्टर्स हमारे देश में हैं जो गीत सुन के उसके ऊपर कहानी लिख देते हैं। वाह, सच बात है कि वो गीत सुन के उनके दिमाग में क्या विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं अकॉर्डिंगली। ज्यादातर वीडियोस भी नेचर के आसपास हैं, पीछे पहाड़ या वाटरफॉल दिख रहे हैं, तो एक वो वाला सुकून भी दिखता ही है। हिमालय का फील पूरा है। जी, मैं कहीं ना कहीं वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जैसे आप हर वीडियो में हिमालय के पास पास तो नहीं जा रहे हैं। बहुत टाइम से काम कर रहे थे आप इस एल्बम पे? 6 months। ओह नाइस। 6 months में। हाउ वाज वर्किंग विद सो मेनी आर्टिस्ट टुगेदर कोलैबोरेटिवली? तो हम लोगों ने पहले 3-4 आर्टिस्ट के साथ शुरू किया, फिर उसमें 2 आर्टिस्ट और जुड़ गए, फिर और एक आर्टिस्ट जुड़ा, फिर और एक आर्टिस्ट जुड़ा, ऐसे करते करते वो आर्टिस्ट 15, 16, 17, 18, 20 आर्टिस्ट हो गए। कलेक्टिव होता चला गया। बस तो ऐसे हुआ। एक साथ 20 आर्टिस्ट होते तो शायद मैं डर जाता। मुझे लगा कि 2 हैं, चलो काम शुरू करते हैं, पहले गीत पे दूसरे पे, तो इस तरह से बनते गए। चलिए फिर मैं एक बहुत ही खतरनाक टफ क्वेश्चन आपके पाले में फेंक रहा हूँ। जी। अब आप सर्व के साथ रिटर्न कैसे करते हैं मैं देखना चाहता हूँ। एल्बम में से 9 गानों में से एक जब चूज करने की बारी आई, आप तभी थोड़ा सा हिचकिचा गए थे। अब अगर मैं कहूँ आपके करियर का आपके हिसाब से सबसे अच्छा गाना आपने कौन सा बनाया? आओगे जब तुम साथ। हाँ, ये वो गीत है। उस वक्त तक मेरे पास कोई ना फिल्म थी ना कोई एल्बम था, और मैं असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की तरह से काम कर रहा था। मैं ऐसे हारमोनियम पे बैठा था और कुछ सोच रहा था, कुछ कंपोज कर रहा हूँ, एंड सडनली आई स्टार्टेड दिस। ये लाइन आई मैंने रिकॉर्ड की, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने सीधा बोला, गॉड ये क्या आपने दे दिया मुझे। मैंने बोला कि क्या मैं इस लायक हूं जो आपने मुझे ये गीत दे दिया। और फिर मैं सोचता था कि बाप रे ये क्या है। फिर उसी गीत, अब वो गीत है मेरे पास, अब मैं बाकी गीत कोशिश कर रहा था उसके आसपास जाए। तो मुझे लगता है उस गीत को आज तक हमारे किसी गीत ने टच नहीं किया, इंक्लूडिंग और भी गीत बने, भागे रे मन बना, और चमेली, पिया बसंती भी बना, सूरज और मध्यम भी बना, जो भी हुआ।
लेकिन ये गीत मेरा मतलब मेरे दिल के सबसे करीब है। और उस गाने में वो बात है। और आपको एक बात बताऊं जी। कि जब फाइनली इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो इम्तियाज ने मुझे कहा कि संदेश भाई ये मुझे रिकॉर्ड करना है और आपका जो जैसे आपको करना है कीजिए। उन्होंने पूरी फुल फ्रीडम मुझे दी। ऐसे तो कि मैंने बोला कि और मैं उस्ताद राशिद खान साहब का और फैन था। मतलब मैं उनका सुनता था, उनकी क्लासिकल बंदिश ख्याल गायकी सुनता रहता था। और मैं मन ही मन सोचता था जब सुनता था उस गीत से 10 साल पहले कि यार ये इंसान, ये आर्टिस्ट जब कोई फिल्म का गीत गाएगा तो दिल के पार ही हो जाएगा। तो मुझे जब मौका मिला मैंने सोचा यस, उनको अप्रोच करना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं था कि वो फिल्मों में गाएंगे नहीं गाएंगे या गाते हैं, क्योंकि और उम्र मेरी और उनकी सेम। मतलब आप दोनों करीब 35 साल के हैं। हाँ, उतनी उम्र। तो एक दिन राज खुला, वो मेरे से 6 महीना उम्र में शायद छोटे तो हमारे एक दोस्त हैं तबला प्लेयर, हनीफ भाई। तो मैंने हनीफ भाई जो है सुल्तान खान साहब के भाई हैं। अच्छा। तो मैंने बोला यार मुझे और राशिद भाई से करना, नो प्रॉब्लम, में बात कर लेता हूँ। उन्होंने कॉल लगाया, बोले भाई साहब हाँ ये संदेश है और ये हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इधर आप बात कर लीजिए। मैंने फोन लिया तो मुझे प्रोड्यूसर ने बताया हुआ था कि भाई देख लो आप, जो भी इसका बजट सिंगर का ऐसा इतना होगा, कुछ इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो खान साहब ने वहां से कहा कि हाँ संदेश भाई ठीक है, गीत तो मैं गा दूंगा, लेकिन आपको पता है मैं क्या चार्ज करता हूँ। जनरली वो इस जगह पे जब कोई आर्टिस्ट पहुंच जाता है, वो इतनी साधना, इतने रियाज, इतने उससे पहुंचा होता है कड़ी मेहनत से, कि वो कोई भी ऐसा आलतू फालतू गाना गाना नहीं चाहेगा। तो वो पहले उसमें यही सोचेगा कि यार मैं इस बंदे को आजमा लूं या देख लूं या समझ लूं, परख लूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं उतना चार्ज करता हूं और कुछ एक अमाउंट बोला। तो मैंने कहा कि अभी कुछ कोई गैप नहीं है पीछे। सडनली मैंने उनको बोला, मुझे नहीं पता कि वो कैसे निकला मेरे मुंह से। मैंने बोला कि खान साहब उनका बजट तो हमारे प्रोड्यूसर्स का नहीं है इतना, मुझे नहीं लगता कि वो उतना पैसे दे पाएंगे, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। बोले क्यों नहीं मना कर सकता हूँ? मैंने बोला खान साहब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो हंसने लगे कहते हैं संदेश भाई हाँ कलकत्ता आ जाओगे? मैंने कहा आ जाऊंगा। आ जाओ, कल आ जाऊँ? कल। नेक्स्ट दूसरी दिन रात को हम पहुंचे, रात को 10 साढ़े 10 बज गए। कलकत्ता की गलियों में उनका घर ढूंढते, वो जब हम पहुंचे, मैं और हनीफ भाई साथ में थे, मैंने कहा चलो। कुछ 11 बजे उनके घर पहुंचे, बेल बजाई, बैठे, हारमोनियम मंगाया, बोले हाँ संदेश भाई गाना सुनाओ। गीत सुनाया, बोले यस डन, कब करना है वो तो। क्या बात है। तो ये कहानी है छोटी सी। और कौन करा रहा था, कौन ये कह रहा था, कौन चाहता था कि ये गीत बने और ये लोग गाएं, ऐसा हो, और कौन चाहता था कि पसंद आए लोगों को, वो मुझे अब समझ में आता है। कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार है। सब जैसे है ना वो सर की, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। कि जब तक नहीं आएगी रुत तब तक आप जितना भी पानी दे लो नहीं निकलेगा फल। नहीं निकलेगा। 14 साल लगे ना, लेकिन जब फल आना था तब ऐसा आया कि फिर आज पूरी दुनिया 1400 साल तक याद रखेगी कि गाना आया था। आओगे जब तुम साजना आंगन। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि बातें ना करूं मैं किसी के भी सामने, ऑडियंस के सामने भी, और किसी पर आज मन कर रहा है बहुत। कम से कम 3-4 बारी मैं भी रोया हूँ इस गाने को। अच्छा, वाह। आओगे जब तुम साजना, कभी वन ऑफ दोस डेज जब आप थोड़ा सा ब्लू फील कर रहे होते हो, ये गाना कहीं आ जाए तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाएगा। एक्चुअली खान साहब की आवाज, वो जब पहला ही नोट लगाते ना तो वहीं से पार हो जाते हैं। अभी भी आ गई ना वो फीलिंग। सर ये तो वो वाले गाने हो गए जो सबने आपके सुने हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जो स्पेसिफिकली हमें और यहाँ बैठे लोगों को बहुत पसंद है। जैसे एक है उफ क्या जादू मोहब्बत है के। तो उफ क्या जादू मोहब्बत है जो गीत है, जो राजश्री प्रोडक्शन फिल्म्स के लिए किया था मैंने।
और रजत बड़जात्या जो सूरज जी के छोटे भाई हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली हम्म। हमारे बीच में नहीं है, तो वो प्रोड्यूसर थे। और वो बहुत एंथुसियास्टिक किस्म के इंसान थे और वो उनके लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं थी। अच्छा। तो मैं ये उनको कॉम्पोजिशन सुना रहा था, तो कोई एक पर्सन था जो हंसने लगा। तो उन्होंने कहा, क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा कि संदेश जी, ये गीत ऐसा लगता है कि इसको अगर रिचर्ड क्लेटरमैन पियानो पे बजाए ना तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। क्लेटरमैन। हाँ, तो मैंने कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है? तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर, वो पॉसिबल नहीं है। बोले नहीं, वो करना है हमें। और नेक्स्ट मंथ हम लोग हमारे एक फ्रेंड है अतुल चूड़ामणि, तो वो हम सबकी बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या जादू चलाया। उफ, क्या जादू किया। हाँ, और मैं और रजत बड़जात्या जी हम लोग पहुंच गए। पहुंच गए। अब मेरी नई नई शादी हुई थी, शादी को कुछ महीने हुए थे, और मैं पहली बार अपने घर से दूर, और फर्स्ट टाइम मैं अब्रॉड गया था। उससे पहले इंडिया में घूमा था कभी। फर्स्ट टाइम इतना दूर। तो मुझे जैसे मैं होटल में रूम में अंदर गया, रूम बंद किया, और मुझे रियलाइज हुआ यार मैं तो अपने इंडिया से बहुत दूर आ गया हूँ और घर से बहुत दूर आ गया हूँ। एक अजीब सी कशिश हुई, और मैं समझ गया कि अब कुछ कोई गीत कुछ होने वाला है। इंस्पिरेशन के बहुत सारे तरीके हैं, सही बात। परमात्मा कैसे कैसे आपको इंस्पायर करता है। और मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग। और फिर वो जो गीत बना, और मैं इंडिया आया। इंडिया आके मैंने वो इरशाद कामिल जी को वो लिरिक्स दिए। मैंने कहा यार इसके ऊपर ये कुछ है, इसके ऊपर लिख दो आप। हाँ। उन्होंने लिख दिया। वो गीत है मिस्री की डली। और वो मिस्री की डली वो गीत है जो हमारे इस हार्वेस्ट एल्बम में आप सुनेंगे। तो जब से वो गीत इम्तियाज अली ने बोला कि मैं अपनी किसी फिल्म में यूज करूंगा, तो कुछ पर वो उसकी किस्मत में कहाँ कब रिकॉर्ड होना था, तो वो यहाँ पहुंचा। एंड आई एम श्योर इम्तियाज भी सुनेंगे रिलीज होने के बाद, ही विल बी वेरी हैप्पी कि फाइनली वो गीत यूज हो बाहर गया। आया। मिस्री कहाँ से उफ क्या जादू से कनेक्ट होता होता ये हम मिस्री की डली घूम गए। क्या जी। बात है, सी सब किया कराया है। और इसका जो वीडियो था, डायरेक्टर और सब लोगों ने कुछ सोचा हुआ था। दूसरे दिन गाना शूट होना था। हम लोग हिमालय में बैठे, हिमाचल भीड़ में। तो रोहित भाई बैठे, हम लोग डिनर कर रहे हैं। बोले संदेश भाई कल अपना शूट है, तो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या होगा। सडनली मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा चला। मैंने उनको बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है कि इस गीत में कि वो लड़का जो है वो लड़की के लिए गा रहा है, मिस्री की डली मन चाहे तू हो जाए, एक घूंट ही पी लूं मैं और पानी में घुल जाए। और वो जो लड़की है वो परमात्मा से कनेक्ट हो गई, वो उसके लिए गा रही है। मतलब एक को लॉ लग गई है हाँ। परमात्मा से, इसको लॉ लग गई है अपनी गर्लफ्रेंड से। ये इसके इश्क में पागल है, वो उसके इश्क में पागल है। तो कुछ कुछ ये मेरी जिंदगी में भी अभी ऐसा हो रहा है। मेरी वाइफ जो है वो उधर जा रही है परमात्मा की तरफ, मैं अच्छा। इधर जा रहा हूँ। तो मैं उनसे इंस्पायर होके मैंने वो उनको बोला। और रोहित भाई अगेन ही सेज यस दिस इज अ गुड आइडिया। एक काम करो, वो एक्टर कल आने वाला है उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि वो एक्टर इस रोल में नहीं फिट होता। ये सब चेंज करो। डायरेक्टर के छक्के छूट के बोला क्या करना है? बोला नहीं ये कहानी को कर रहा है। तो जो लाइन प्रोड्यूसर था वहां पे, तू सही लग रहा है, ये एक्ट करेगा ये। और वो वहां पे वीडियो बना, आप देखिएगा वो। हाँ, मैं देखा है मैंने वीडियो। हाँ आपसे ही शुरू होता है वो। हाँ, तो वो ऐसे। तो आजकल क्या हो गया है, हम लोग जो हमारी जिंदगी में हो रहा है वो सब बहुत मजा आ रहा है। वाह 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 हाँ, वाह, खूबसूरत। सो परमात्मा का हाथ तो बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी में, हर कहीं, हाँ, चाहे घर हो हाँ, या काम हो। काम। सर ऐसे ही मुझे एक पिक्चर में आपके गाने बहुत पसंद थे, वो दोनों, वो थी चमेली। जी। उसके ये दोनों गाने ना, कि भागे रे मन और मैं सात समंदर डोली, हाउ वाज वर्क, ऐसी कुछ कहानियां इन गानों के पीछे की अगर ऑडियंस तक आप दे दे तो। मन सात समंदर डूब गया, सजना वे सजना। इरशाद भाई ने वो गीत लिख दिया, गीत पिक्चराइज हो गया करीना कपूर के ऊपर। तो इरशाद भाई की जो ओरिजिनल लाइन थी वो थी कि मैं सात समंदर डोल गई और इन आंखों से बोल गई।
ले तेरी हो गई यार सजना में सजना। मैं गया गाने का पिक्चराइजेशन देखा। मैंने बोला आके यार मुझे लग रहा है कि गाने के बोल चेंज कर दो, आप कुछ और कर लो। तो उन्होंने फिर चेंज किया कि मैं मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से भूल गया। तो आप देखना, हमने वो गाना वापस रिकॉर्ड किया सुनिधि को बुला के, और हमने किसी को बताया नहीं, आज प्रोड्यूसर को भी सुन तो बताया नहीं, और हमने वापस उसको रिकॉर्ड करके मास्टरिंग में भेज दिया। अब अगर आप देखेंगे कि पिक्चराइजेशन हुआ है, मैं साथ समझ, वो लिप सिंक थोड़ा अलग है। वो शूट उस पे हुआ है शूट पर गाना ये आया है। गाना है तो थोड़ा बहुत मिसमैच हुआ है, और वो निकल गया। खूबसूरत, वाह क्या बात। तो ऐसा जनरली हम करते नहीं कि एक बार गाना शूट हो जाए लिप सिंक हो जाए। हाँ ऑफ तो कोर्स। थोड़ा लिप सिंक इधर उधर हो रहा है, लेकिन लोगों को चूंकि पता गाना नहीं। पसंद आ गया, बाकी मेरे प्रोड्यूसर्स अगली बार सतर्क हो जाएंगे। ये ऐसा काम करता है। और हम जब ये गीत कर रहे थे भागे रे मन, तो मैं चेन्नई गया हुआ था, नवीन जो फ्लूटिस्ट है नवीन कुमार, उनके संग रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसका जब मुखड़ा खत्म होता है, फर्स्ट इंटरल्यूड म्यूजिक जो आता है, तो उन्होंने बजाया, बहुत शार्प बज रहा था वो, इतना शार्प बज रहा था कि कोई बोलेगा बेसुरा बज रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक और टेक करते हैं, हमने कहा एक और टेक करते हैं। फिर दूसरा जो रिकॉर्ड किया बिल्कुल सुर में था, बराबर था, लेकिन वो जो शार्प था उसका फील बहुत कमाल था। ओह तो मैंने उनको बोला कि नहीं हम यही रखते हैं जो शार्प है। बोले संदेश भाई थोड़ा शार्प हो गया है और थोड़ा सा सुर के बाहर है। मैंने कहा ये इसकी अपनी एक फील है, अपना एक एक्सप्रेशन है, इसको रखते हैं। पर आज तक किसी ने मुझे कहा नहीं कि वो अगर आप सुनेंगे भागे रे मन का फर्स्ट इंटरल्यूड म्यूजिक, तो वो फ्लूट बहुत शार्प आता है इसमें। तो दीज आर द मिस्टेक्स। लेकिन वो एक्सप्रेशन में हमारे उस्तादों ने भी, जैसे राग तोड़ी में गुजरी तोड़ी होगी, या मियाँ की तोड़ी होगी, उसमें रेखा जो है किसी में थोड़ा ज्यादा अति तीव्र होगा, किसी में थोड़ा कम तीव्र होगा। ये सब चीजें होती हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन इसका है। लेकिन हमारी जिंदगी में जब हम सिर्फ फील करते हैं तो हमको वो मिल जाता है। करेक्ट। अब ये देखिए है। ना सर, मतलब ऐसा ही था कि अब जैसे आपने जो दोनों गानों के पीछे के जो छोटे-छोटे किस्से शेयर किए, अब जब ये किस्से लोगों तक पहुँचेंगे, अब जब वो गाना सुनने जाएँगे, उनके लिए वो गाना थोड़ा-सा अलग हो चुका जी। होगा। बस यही मोटिव होता है गानों के पीछे की कहानियाँ सुनाने का। जहाँ एक तरफ आप मियाँ की तोड़ी और सारी रागों की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर स्पेक्ट्रम में देखूँ, सो हिमालयन हार्मनीज़ में, हार्वेस्ट में आपने गानों में अब रैप्स भी डालना शुरू किए हैं। तो हिमालयन हार्मनीज में जो बैंड है, उसमें एल्बम का नाम है हार्वेस्ट। तो उसमें ये हुआ कि रैप मैं लिखता नहीं हूँ और मैं गाता भी नहीं हूँ, पर मेरे को बहुत फैसिनेशन है उसके लिए। तो रोहित भाई ने मुझे दो कलाकारों से मिलवाया, दोनों कश्मीर के हैं। हाँ। तो वो दोनों आए और उन्होंने रैप करना शुरू किया। मीर तफज्जुल से मेरी मुलाकात हुई, वो हमारी गाड़ी में बैठे, हम लोग कहीं जा रहे थे। तो रोहित भाई ने कहा कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया मुझे, मतलब कुछ बोल के सुनाया। मैंने उनको पूछा आप रैप क्यों नहीं करते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो उन्होंने कहा मेरे दिल की ख्वाहिश है, मुझे रैप कर रहे हैं। हम स्टूडियो गए, मैंने बोला चलो आप आज ही लिखो, आज ही। और उन्होंने वो रैप पढ़ा और गाया। तो वो उस तरह से उनके संग कोलैबोरेशन हो गया। फिर हमने कहा और नए आर्टिस्ट जो है जितने भी फ्रेश हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत सीखा हुआ होता है, तजुर्बेकार होता है, उसको पता है कि मैं किस गीत में कितना भाव ला सकता हूँ, कितनी गहराई ला सकता हूँ, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने सालों तपस्या की है। तो वो अपनी इस मास्टरी से उसको आपके सामने पेश कर देता है। जो बंदा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें इनोसेंस होती है, और वो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, तो वो उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है, रॉ। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो इस बार सारे ऐसे आर्टिस्टों को लेते हैं जो बहुत रॉ हैं और बहुत इनोसेंट हैं, इंक्लूडिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जो अभी अभी पास आउट हुए हैं स्कूल से, 20-22 साल के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, और जो उनको बहुत तजुर्बा नहीं है, बहुत सारे गीत नहीं किए उन्होंने, 50 गीत, 20 गाने। तो उन लोगों के साथ में बैठा और उनको हमने अपने सॉन्ग्स दिए कि आप इसको प्रोड्यूस करो, आप प्रोड्यूस करो, आप प्रोड्यूस करो। तो कुछ कुछ उसमें वो बीट बना के कुछ करके लेके आए,
और उसके बाद 2 दिन के बाद रोहित भाई एकदम उन्होंने कहा इसमें से कोई नहीं चलेगा संदेश भाई, ये सब अभी एकदम सीख ही रहे हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 हफ्ता और दो इनके साथ बैठने के लिए। और मैंने परमात्मा को कहा कि प्लीज आ जाओ, संभालो। और फिर वो 1 हफ्ते भर के बाद हमने रोहित भाई को बुलाया। रोहित भाई बोले हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अभी चीजें बन रही है। और फिर वो सारे आर्टिस्टों ने, तो क्या है, मैं ये भी चाहता था कि अगर आज इनका दिल टूट गया, अगर आज ये मायूस हो गए, तो ये बहुत लंबा टाइम लग जाएगा इनको वापस से कॉन्फिडेंस गेन करने में। राइट। तो उनके साथ में काफी मैंने मेहनत की, नहीं थोड़ा पॉलिश करो और पॉलिश करो और पॉलिश करो, करते 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 ये जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, ये सारा उन बच्चों ने किया है। वाह। और वो आप लोगों के सामने, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगा। तो एक कोलैबोरेशन ऐसा रहा। फिर सिंगर्स जो थे उसमें नए सिंगर्स हैं, और बहुत कमाल कमाल के इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। तो वो सबको इकट्ठा करके एक बना है ये एल्बम। इस एल्बम की सबसे खूबसूरत बात तो ये है, तो इनोसेंट एक एक्सप्रेशन है उसका पूरे एल्बम का। और एक फैमिली जैसे हो गए अभी, वो सबकी इतनी गहरी जमती है, सब साथ में घूमते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो दिस एल्बम हार्वेस्ट। इस हार्वेस्ट के जरिए आपने 15 लोगों का एक परिवार खड़ा कर दिया है शायद आपस में ही। जी जी। बहुत खूबसूरत सी बात है। आप इतने यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ म्यूजिक लवर, आप आज कौन से यंग म्यूजिशियंस के गाने सुनते हैं? एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ म्यूजिक व्हिच यू लिसन टू दीस डेज? तो जब मैं 5 साल का रहा हूँगा, 8 साल का रहा हूँगा, तब से मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। और तब मैं म्यूजिक सुनता था पंचम दा का, लक्ष्मण प्यारेलाल जी का, मदन मोहन जी का। ये हमारे उस्ताद रहे हैं। वो सब मेरे अंदर गया मशीनरी में, और मैंने स्ट्रगल किया करते 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 फिर वो बाहर निकला। कुछ 10-12 साल के बाद वो निकलना शुरू हुआ, वही म्यूजिक। और वो एक किसी और शक्ल में बाहर आया। जिन गीतों को आपको लगता है सूरज हो मध्यम है, आओ Right. है, जो भी निकल के है। 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद अब जो वैसा ही म्यूजिक बार बार आ रहा था, तो मुझे लगा यार ये तो अब पुराना लग रहा है। अब मैं क्या, अब मैं कहां से सीखूं, अब मैं कहां जाऊं? क्योंकि अगर मैं वापस उन उस्तादों को सुनता हूं, तो वो तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। और तो जो इस वक्त के बच्चे, जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे जो म्यूजिक सुनते हैं, मैंने वो म्यूजिक सुनना शुरू किया। मैं फिर से 8 साल का बना, फिर से उन बच्चों का म्यूजिक सुना, और एक बीच में कुछ 6-7 साल का गैप आया। उस दौरान मैंने बहुत सीखा, फिर से सीखा। आई वॉज इन यूरोप, आई वॉज लर्निंग वेस्टर्न क्लासिकल। हमने एक सिम्फनी लिखी, जाके सिम्फनी परफॉर्म की। बॉलीवुड से थोड़ा कट ऑफ हो गया, और एक होता ना पागलपन, आप कुछ ढूंढ रहे हैं। और वो सब होने के बाद वो वापस लौट के बॉलीवुड में आया। और फिर पहली फिल्म मुझे मिली शिकारा, विनोद चोपड़ा जी की। तो नाउ दिस इज, इसको मैं बोलूंगा पार्ट 2 की पहली फिल्म। हाँ। अगेन शिकारा में एक देयर इज अ न्यू सिंगर, श्रद्धा मिश्रा। उन्होंने गाया, एंड शी वाज नॉमिनेटेड एज अ फिल्म प्लेबैक सिंगर इन दैट। और वो गीत लोगों को पसंद आया, स्पेशली उसमें गाना है मर जाए हम। तो वहां से मेरी एक दूसरी जर्नी शुरू हुई। और अब वो म्यूजिक जो मैं सुनता हूँ, मैं मोस्टली वो म्यूजिक सुनता हूँ जो आज के यंगस्टर्स सुनते हैं, क्योंकि मुझे वापस से साइकी में जाना है। तो ये एक साइकिल है। हो सकता है कि वो बच्चे हमारा म्यूजिक सुनते हो, उन्होंने शायद पिया बसंती सुना हो और सूरज व मध्यम सुना हो, उन्होंने जो किया मैं वापस वो सुना। तो ये एक साइकिल है। शेक्सपियर ने कहा है, आफ्टर एवरी 5 years a man has to shake himself
break himself, remake himself. Otherwise, monotony will kill him. After every 5 years. तो हम लोग बहुत रिपीटेटिव हो जाते हैं और हम लोग तो हमारा सीखना हमें जिंदगी भर सीखना होता है। तो यहाँ ये मेरी सिखलाई है। तो जो मेरे बच्चे म्यूजिक सुनते हैं, यंगस्टर सुनते हैं, मैं वो सुनता हूँ। शायद वही वजह है कि मुझे मेरा मन किया कि हम इसमें R&B करें, रैप करें, और प्लस मेरा वो एक जो सीखा हुआ है मेरे बुजुर्गों से, वो तो मरेगा नहीं, वो भी आ रहा है। तो अब ये और जुड़ गया साथ में, तो फैमिली बड़ी हो गई। हाँ, वो फैमिली मतलब वो वाला म्यूजिक, नया वाला म्यूजिक, साइकिल में सब मर्ज होके कुछ खूबसूरत सी डिश बाहर आ गई है। जी। वाह, खूबसूरत सर। सो बस वी ऑल प्रे एंड वी कंटिन्यूअसली विश कि आप ऐसा ही नए नए एक्सपेरिमेंट म्यूजिक के साथ, रैप्स के साथ, नई नई चीजों के साथ हमारे लिए करते रहिए, ताकि हमें ऐसे ऑल टाइम क्लासिक्स मिलते चले जाएं। जी जी। जिसमें से द क्लासिक्स आई रियली सजेस्ट एवरीवन गो चेक आउट द बैंड हिमालयन हार्मनीज विद द एल्बम हार्वेस्ट। 9 के 9 गाने बैंगर हैं, एंड 2 मेरे फेवरेट है, मिश्री की डली और हो मिलाए, वो सुन ही लेना किसी भी हालत में।